तो नए सेशन में तुम्हारा एक बार फिर से स्वागत है। बीच में आके गया था क्या तू अभी समर वेकेशन के बाद में? हाँ, तो फिर वेलकम वेलकम तो हो ही गया, तो फॉर्मेलिटीज तो पूरी कर ही ली। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आज की क्या डेट है भैया? 26/06। बहुत जल्द तुम्हारी स्कूलें भी चालू हो जाएगी। हो गई क्या? कौन सी स्कूल में लिया एडमिशन? हाँ, उसी में कंटिन्यू उसी में करेगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है यार। वहां तेरा वो जमावड़ा बैठा हुआ है पहले से। कैरी ऑन। अच्छा, अब तक हमने क्या किया भैया? हमने अब तक एपी चालू कर ली थी, इसकी बेसिक फंडामेंटल को समझ लिया था, और साथ में मैंने आपसे कहा था कि इसके एग्जांपल्स आप स्वयं करेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो पूछेंगे। इजी कॉन्सेप्ट्स है, फिर भी कोई समस्या है तो बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद में हमने इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे ना 5.1 के, और शायद कंप्लीट हो चुके थे। कोई दिक्कत आई उन बाकियों में? 15 क्वेश्चन में मैंने बोले थे 8-10 कर लेना, हमको सीखना है कॉन्सेप्ट, है ना। ऐसे जरूरी नहीं कि 15 के 15 क्वेश्चन हम करेंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 में बढ़ते हैं। देखो भैया, ये एक्सरसाइज नंबर जो 5.2 है ना, इधर देख तन्नू दीदी, किताबें कॉपियां बंद कर दो। अपना तो डायलॉग ही यही है, क्लोज योर बुक्स एंड नोटबुक्स। पता नहीं तुम इनमें क्या रखते हो। अरे भैया, कृष्ण खड़े होते हैं ना सामने तो गीता नहीं पढ़ी जाती है, बोलने वाला ही सामने खड़ा है। अब मैं ये नहीं कर रहा बुक मैंने बनाई है, मेरा काम इस बुक को समझाना है। जब मैं ही खड़ा हूं तो फिर बुक की क्या आवश्यकता है? ये पूरा का पूरा 5.2 केवल इस एक के भरोसे चलेगी भैया, और वो है nth टर्म। और nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1 b। और ये कहां से आई थी, कैसे आई थी, मैं समझा चुका हूं कि हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो जिस रैंक की बात होती है उससे डी एक कम होता है। अब तेरे को समझ में नहीं आया तो भी देखता रहे भैया, कितनी बार रिकॉल करूं यार, 2 दिन से रिकॉल ही कर रहा हूं। तो nth टर्म की बात करेंगे तो डी n-1 यानी कि उससे जस्ट एक कम हो जाएगा। यही बात चल रही थी। बस आपको इस चीज को समझ लेना है, आप 5.2 के हर क्वेश्चन को उड़ा दोगे। अच्छा, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं लेकिन यार नया है इसलिए दोबारा बता देता हूं। ये जो an है इसको हम बोलेंगे nth टर्म। क्या बोलेंगे? इसमें ये जो n है वो काउंटिंग है साहब, मतलब नेचुरल नंबर है रे, 1 2 3 4 5 6। इसको तू जानता ही, ये क्या होता है? क्या होता है? इक्वल टू, दो बराबर चीजें हैं, मतलब इधर वाला और उधर वाला दोनों बराबर है। ये a जो है वो इसकी फर्स्ट टर्म है, इसको तुम जानते ही हो भैया, ये प्लस है, ये काउंटिंग है ही। इसको तुम जानते ही हो, ये 1 है। इसको तुम जानते ही हो, ब्रैकेट है ये भाई साहब, स्मॉल ब्रैकेट। और इसको तुम जानते हो कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। अच्छा, इस डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a2 माइनस a1। यहां तो मैं a2 माइनस a1 लिख रहा हूं, वैसे होता क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू कंसिस्टेंट टर्म। समझाने के लिए जिस टेक्निक का मैंने यूज किया है इसको कहते हैं माइंड मैपिंग टेक्निक। क्या कहते हैं इसको? अभी जो मैंने ये फॉर्मूला लिख के ये इधर इधर एरो एरो लगा के तुमको समझाया ना, इसको कहते हैं माइंड मैपिंग टेक्निक। इससे तुम्हारे माइंड में एक इमेज बनी, अच्छा इधर एरो लगा के सर ने ये समझाया था, इधर एरो लगा के सर ने ये समझाया था। तुम भी चीजों को याद करने के लिए इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। आगे बात समझ में? अब इसमें होगा क्या, इस 5.2 में होगा क्या? 1 2 3 4, 4 तो नहीं, 4 ये रहा 4। देखो इसमें दिख क्या रहा है, एक तो 1 2 3 और 4, कितनी क्वांटिटीज दिख रही है जिसके बारे में कुछ नहीं पता? 4। इसके बारे में तो पता है, तो 1 है माइनस का। पता किसका नहीं है? वेरिएबल कौन है? 1 2 3 और 4, ये चारों वेरिएबल है। मतलब क्या क्या वेरिएबल है साहब? सर एक तो an वेरिएबल है, एक n वेरिएबल है, एक a वेरिएबल है, और एक d वेरिएबल है। क्या है? अब एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा? इनमें से कोई 3 वैल्यू तो आपको मिल जाएगी और एक वैल्यू पूछी जाएगी। कोई 3 वैल्यू देगा एग्जाम में और एक आपसे पूछ लेगा। या तो an दे दे, a दे दे, d दे दे, n पूछ ले, या n a d दे दे, an पूछ ले, या an n a पूछ के d दे दे, d पूछ ले। आ गई बात समझ में?
यानी कोई तीन चीज तो तुम्हारे सामने प्रश्न रखेगा और एक चीज तुमसे छिपा लेगा और वो छिपे हुए तुमसे पूछेगा भाई क्या छिपा लिया मैंने। पहली भी। दूसरा, अगर कोई दो चीज छिपा लेता है और दो चीज देता है, फिर दो इक्वेशन बनेगी, उन दो इक्वेशन से किसी एक को ढूंढा जाएगा और फिर वही कॉन्सेप्ट फिर से लगा देंगे, एक ढूंढ के फिर एक बच गया, एक को ऐसे सोल्व कर लेंगे। आ गई क्या बात समझ में? चलिए इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन में सोल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल से हम सोल्व करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में ए की वैल्यू है 2, क्या है, और मेरे पास में A2 की वैल्यू है मान लो 4, क्या है, 4। और मेरे पास मान लो D की वैल्यू जो है वो क्या होती है, A2 माइनस A1 होती है, ये A1 है, तो ये D की वैल्यू कितनी आ गई, 2, कितनी आ गई, मतलब ये A2 की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे रखा है D, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में D है ना। D की वैल्यू हमको मान लो 6 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। और हमसे n की वैल्यू, n भी हमको दे रखा है कि भैया 20 वाला n निकाल लो, और हमसे पूछा गया an, क्या पूछा गया, तो मैंने कहा ना कोई तीन चीज देगा और एक पूछेगा तुमसे। हमको कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यूज हमको दे रखी है ना, ये इस फॉर्मूले में लाके पुट करना है। मैं इससे भी पहले, तुम मेरे से 10th क्लास पढ़े हुए हो, तो मैंने एक चीज तुमको कही होगी कि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर में टीचर के पास ज्यादा कुछ बताने के लिए होता नहीं है। मैंने भाई साहब यहाँ एक मार्कर स्टैंड बना के रखा हुआ है, तुमको बता दिया कि जब भी मार्कर क्लास एंड होगी यहाँ मार्कर रख के जाओगे साहब, मेरा काम इतना ही है। अब तुम मार्कर यहाँ रख रहे हो तो 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे, मार्कर को इधर फेंक के जा रहे हो तो तुमने गलत कॉन्सेप्ट लगाया, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में? यानी कि मुझे इन चीजों को इस फॉर्मूले में रखना है। अब फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो फॉर्मूले में सबसे पहले an लिखा हुआ है। अब an तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है, वो तो पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछा गया है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बताएंगे भैया, कि भाई हम ही नहीं जानते, तेरे को क्या बता दे रहे, ठीक है। फिर इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन लगा दिया। तनु दीदी बहुत आराम से समझा रहा हूं, लेकिन एक बार आराम से समझ लो, फिर प्रैक्टिस में जब आएंगे तो फास्टली चलेंगे। क्या चलेंगे? अच्छा, ए की वैल्यू टिप्पणी तो है, ए की वैल्यू सर यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। एन की वैल्यू सर यहाँ 20 लिखा हुआ है तो ये लिख दो 20 आप भी, -1। अब ये -1 कहां से आया, फॉर्मूले में पहले से पड़ा हुआ है। और डी की वैल्यू सर आपने दे रखी है 6, तो हमने लिख दिया 6। अब इसको तो मैथमेटिकल सोल्व कर देंगे। अब तक आप 9th क्लास में सीखे क्या हो, फिर जोड़ बाकी गुणा भाग तो सीखा ही है। तो सर ये तो 2 हो गया, ये प्लस हो गया, 20 - 1 हो गया 19, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, जब कोई साइन नजर नहीं आता तो मल्टीप्लाई होता है। चलो भैया पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 का कितना होता है, 54। 54 का 4 हो गया, 5 कैरी, 6 1 जा 6 और 6 और 5 कितना हो गया, 11। आंसर में कितना आया, 114 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11 कितना आ गया रे, आंसर कितना आ गया। अच्छा ये आंसर क्या है, ये 116 किसके इक्वल टू में चल रहा है, तो इसका मतलब an की वैल्यू कितनी हो गई, 116 कितनी हो गई। और क्या यही प्रश्न में पूछा गया था क्या? चलो एक एग्जांपल से और लेते हैं। जैसे मान लो आपको a की वैल्यू दे रखी है 2, कितनी दे रखी है, और आपको an की वैल्यू दे रखी है, मान लो an की वैल्यू यही ले लेते, 116 ही ले लेते एक बार के लिए, ताकि हम क्रॉस चेक भी कर ले। और आपको d की वैल्यू पता ही नहीं है क्या है, d की वैल्यू साहब आपको पता नहीं है, ये लो d की वैल्यू आपको पता नहीं, लेकिन a की वैल्यू आपको, अच्छा और क्या रह गया, n की वैल्यू पता है आपको कितनी है भाई साहब, 20 है, कितनी है। इस बार मैंने चीजें वही रखी है, लेकिन इस बार मैंने d छिपा लिया। क्या छिपा लिया कि भाई साहब इस बार मेरे को तो d बता दो आप, फॉर्मूला वही काम करेगा। सबसे पहले फॉर्मूले में an है और इस बार an की वैल्यू हमें साफ साफ पता है कितनी है, तो an की जगह हम लिख देंगे 116। क्या लिख देंगे, a की वैल्यू भी हमें पता है कि 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस n की वैल्यू भी पता है। पता किसकी वैल्यू नहीं है, तो d की जगह हम कुछ भी नहीं, d जैसा है वैसा बना रहेगा। अच्छा इसको सोल्व करेंगे, पहले देखो 116, ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 2, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 19d आ जाएगा। क्या जाएगा भैया, इसको इसमें से माइनस करोगे 114 आएगा, ये 19 इससे मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, और जैसे इसको डिवाइड करोगे आंसर में कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, क्योंकि 19 6 जा 114 होता है। अभी अभी आपने यही तो मल्टीप्लाई किया, 19 6 जा 114,
तो डिवाइड करोगे तो फिर से क्या जाएगा, ये पूरी की पूरी 5.2 केवल इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ में आया क्या? अगर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो भैया एक क्वेश्चन है ना शानदार तरीके से सोल्व कर दो। चलो क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं, क्वेश्चन है भैया ए की वैल्यू तो है 7, बी की वैल्यू है साहब 3, एन की वैल्यू है 8 और ए एन की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है। एक तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है भैया ए की वैल्यू तो दे रखी है माइनस का 18.9, डी की वैल्यू दे रखी है तुमको 2.5, एन की वैल्यू भैया यहां पर है मिसिंग और ए एन की वैल्यू साहब आपको दे रखी है 3.6। ये लगाओ आंसर पाओ। चलो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में बताता हूँ। फर्स्ट तो ही गया ना, फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है 28। शाबाश। देखो इधर हमें पता है कि भैया ए एन जो होता है वो nth टर्म होती है, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस। ये फॉर्मूला रट लेना रे भैया, अगर 3 नंबर चाहिए तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यहाँ से बहुत आसान भी है यार, इसमें क्या ही माता पूरी 10 बार लिख लो याद हो जाएगा। इस प्रश्न में ए एन की वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है, तो इसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे 3.6। ए की वैल्यू हमें पता है भैया, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 18 पॉइंट। अच्छा पता क्या नहीं है, एन नहीं है भाई साहब। और डी की वैल्यू भी हमें पता है कितना है 2. चलो भैया इधर देखो, ये 3.6 है, पहले ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 18.9। इधर जो है एज इट इज चलने दो, इधर छेड़ो ही मत आप। बताओ रे 18.9 और 3.6 कितना हो गया, नहीं आता है तो बच्चों की तरह कर लो, कोई समस्या नहीं है। 9 और 6 हो गया 15, 1 कैरी। 8 और 1 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 1 कैरी। और ये हो गया 22.2, सॉरी 22.5, 22. इधर हमारे पास चल रहा है n-1। अच्छा ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, तो बताओ ये तो लाइक डेसिमल है, पॉइंट की बार एक डिजिट इधर भी है, पॉइंट की बार एक डिजिट इधर भी है, बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो बिल्कुल, लेकिन लाइक डेसिमल होना चाहिए। अगर इधर 2 डिजिट होती तो इधर भी 2 डिजिट बनानी पड़ती, जीरो लगा के बना देते, काट देते। 25 बन जा 25 और 25 नहीं जा। सर आपको 25 की टेबल आती है क्या, बाल सफेद हो गए, 25 की टेबल नहीं आएगी क्या मेरे को? 25 बन जा और 25 नहीं जा 2 भाई। हम तो ऐसे याद करते थे 25 से कम 25, 25 नंबर 225 हिंदी में याद करते थे। अभी अंग्रेजी दो चले गए, क्या ही करे यार। अंग्रेजी, अंग्रेजों से आजाद हुए पूरे के पूरे 76 साल हो गए, घटा लो रे। आज हम 2026 में 1947 में हम कथित तौर से भी आजाद हुए थे। हटाओ रे, 7 का बेस्ट फ्रेंड 3 होता है, 3 और 6 कितना हो गया 9, या एक बेस्ट फ्रेंड आ गया। अब ये बन गया क्या 5। अब 5 का बेस्ट फ्रेंड क्या होता है 5, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, ये हो गया 10। 10 का बेस्ट फ्रेंड कितना होता है 0, और ये कितना हो गया, मतलब 79 ईयर्स हो गए भैया आजाद हुए। 79 ईयर में चल रहे हैं, 78 तो कंप्लीट हो गया, लेकिन 78 ईयर में क्या नहीं बदला, अंग्रेजों जैसी मानसिकता नहीं बदली यार। चाइना हमसे कितना डेवलप है, आपको पता है चाइना कब आजाद हुआ था? पता है? नहीं पता? भारत कब आजाद हुआ था? भारत आजाद हुआ था 1947 एंड चाइना जो आजाद हुआ था 1949। तो पहले कौन आजाद हुआ? अब पूर्ण हुआ ना आजाद। अच्छा सर भारत तो अंग्रेजों का गुलाम था, ये चीन भी अंग्रेजों का गुलाम था क्या? नहीं, जापानियों का। किसका? जापानियों का गुलाम था साहब। और हमसे आजाद कितने साल बाद हुआ? 2 साल बाद में। अच्छा अपनी तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, भाई साहब की तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, मतलब वहां तो पैदावार ज्यादा थी यार। इसका मतलब वो कंट्री डेवलप होने में हमसे तो पीछे होनी चाहिए थी। लेकिन चाइना देखो, हम 200 सालों में चाइना नहीं बन सकते,
क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हमने वो अंग्रेजों की मानसिकता नहीं छोड़ी। उन लोगों ने केवल और केवल अपनी सभ्यता और संस्कृति को जिया। आज हम भले चाइना को दुश्मन की तरह देखें, लेकिन भैया आज अगर आप हम चाइनीज होते, चाइनीज लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ जीते तो उनको बहुत गर्व होता है। हम यहाँ 3 मंजिल की बिजनेस वो बिल्डिंग देख लेते, ओहो मिरेकल, अरे भाई साहब वहां मल्टीप्लेयर पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ पढ़ाई की है। वो लोग अंग्रेजी तो जानते ही नहीं है, जापानीज नहीं जानते वो, जबकि जापान तो उनको आजाद किया था ना, गुलाम था ना उनका। जापान ने तो उनको गुलाम बनाया था। जैसे अपने को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, तो अंग्रेजों की मानसिकता है तो उनमें जापानियों की मानसिकता तो होनी चाहिए थी ना, नहीं है, खत्म कर दिया। चाइना में बच्चों को कभी बताया ही नहीं किया कि हम जापान के गुलाम है, और हमको भूलने ही नहीं देते। तीसरी क्लास में हम मुगलों के गुलाम थे, चौथी क्लास में हम मुगलों के बाद में मराठाओं के गुलाम थे, उसके बाद में हम अंग्रेजों के गुलाम थे। मतलब हमारी मानसिकता में हमको भरा गया है गुलाम, उससे बाहर निकलना है। कोई पूछे भारत गुलाम था क्या? कोई गुलाम गुलाम नहीं है। हम 2026 में खड़े हैं, कौन सी गुलामी? अंग्रेज थे, गए आए, गए आए हो गए, हमको नहीं पता हम गुलाम थे नहीं गुलाम थे। मतलब आगे आने वाली जनरेशन को हमें बताना ही नहीं कि हम गुलाम है क्या नहीं। हमको अपनी मानसिकताएं बदलनी है। अब क्या ही करे यार, समाज हमको इस तरीके से ढकेल रहा है। सर हिंदी मीडियम स्कूल है ही नहीं, पढ़ेगा। हिंदी मीडियम स्कूलों की दशा देख लो यार तुम। एक टाइम ब्रिलियंट में बच्चे आते नहीं थे भैया, आज तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो ना, उस स्कूल में पैर रखने की जगह नहीं थी, हिंदी मीडियम चलती थी जब। अब बेचारी वो बदल नहीं पाई। ये विवेकानंद स्कूल देख लो अपनी ऐसी। तो अपनी सभ्यता और संस्कृति को मैं हर बार बोलता हूँ याद रखा करो। तो ये आ गया 9, ये क्या हो गया? 9 आ गया भैया n-1। हमें तो n चाहिए खाली, तो ये -1 यहां से हटा दे, तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? +1। क्या हो जाएगा? तो n की वैल्यू कितनी आ गई? क्या आ गई? अच्छा 10 क्या है? n है। n क्या है? काउंटिंग। यानी कि ये वाली जो टर्म है ना 3.6, ये 10th रैंक पे आएगी। कौन सी रैंक पे आएगी? आगे क्या बात हमने ऐसे ऐसे कॉलम बने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस 10वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 3.6। क्या लिखा हुआ है? आगे क्या समझ में आ गया? रे नोट डाउन कर लो। अब इसको नोट डाउन करने के बाद में भैया आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको ही कंप्लीट करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 में अभी एक करवा देता हूं। बस आज के लिए इतना ही है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। क्या ही बताएं यार, इजी है एकदम। इनको बोर्ड पे क्या ये ऐसे ही होगा सैम, इनको क्या ही बोर्ड पे बताएं। इतनी भी चीज अगर खुद से नहीं करोगे तो फिर क्या ही होगा रे तुम्हारा। ये नोट डाउन कर लो जिसको नोट करना है। हाँ तो भैया जो बच्चे हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, अब वो घर बैठ के भी स्टडी कर सकते हैं। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है वही हम ऑनलाइन भी आपको देने वाले हैं, लेकिन ये सारे के सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, लेकिन 99 रुपीज खर्च करने के बाद में। मैं ये वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकता हूँ, लेकिन फिर भैया हाल दिल्ली सरकार जैसा हो जाएगा। रेवड़ियां बांटने का हमारा कोई इरादा है नहीं। जो बच्चा सीरियसली हमसे जुड़ना चाहता है और हमारी ऑफलाइन कक्षाओं को फील करना चाहता है कि गुरुज क्लासरूम में ऑफलाइन कक्षाएं कैसी होती है, वही वीडियो एज इट इज जो आप यहाँ आके पढ़ोगे वैसा का वैसा ही आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। हमारी ये सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर अनलिस्टेड फॉर्म में मिलेगी। जो बच्चा 99 रुपीज पे करेगा उसको व्हाट्सएप के माध्यम से या कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से लिंक प्रोवाइड करवाई देंगे। ये लिंक बेस्ड कोर्सेज होगा। इसमें जैसे ही आप लिंक को खोलोगे आपके सामने वो यूट्यूब वीडियो चल जाएगा। लास्ट बार मैंने ग्रुप में एक वीडियो डाला था, उसको ओपन करके देखा होगा आपने, नहीं देखा? देखना, वो आपके पास चल जाएगा। लेकिन आप यूट्यूब पर डायरेक्ट जाके ढूंढोगे तो वो वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, प्राइवेट नहीं है, लिस्टेड वीडियो है। मैं जिसको चाहूंगा दिखाना वही देख सकता है उन वीडियोस को। ठीक है, तो एक आज का वीडियो भी डाल दूंगा तो देख लेना घर जाके। तो जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनके लिए बेनिफिट भी हो जाएगा। सेम टू सेम वही क्लासेस हम प्रोवाइड करवाएंगे। आगे बात समझना। अच्छा एक कमिटमेंट और कर देते हैं, ये जितने भी 99 रुपीज हमारे पास में इकट्ठे होंगे ये मैं अपनी इनकम में ऐड नहीं करूंगा, ये सारी के सारी गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए जाएगा। आगे बस हम मैं तुम्हारे सामने कमिटमेंट कर रहा हूँ, कभी ये 99 मेरे पॉकेट में जाते दिख जाए तो बोल देना गुरुजी गलत कर रहे हो आप,
ये सारा का सारा पैसा जो मैं अपनी मेहनत के अलावा कहीं बाहर से कमाता हूँ, सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए डालता हूँ। जैसे मेरी एक किताब भी है, विद्यार्थी जीवन में सफलता के मंत्र, मात्र 49 रुपए में आप उसको खरीद सकते हो। उससे मिले पैसे गरीब बच्चों की एजुकेशन में जाते हैं। अच्छा, हालांकि मैं गरीबी को सबसे बड़ी बीमारी समझता हूँ, लेकिन अब यह जो पहले से जो बीमारी से ग्रसित है उनको बाहर निकालने के लिए फंड चाहिए। क्या चाहिए? और फंड ऐसे छोटे छोटे, हम छोटे इस तरह के आदमी, अभी छोटा लेवल है तो हम छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। जिस दिन तुम्हारा प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगी तो बड़े लेवल पे काम कर देंगे। हमको हमारे समाज में ऐसे नौजवानों को जमा करना है जो भैया हर एंगल से सोचना शुरू करे, कॉमर्शियली, पॉलिटिकली, भावनाओं से, नेचर से जुड़े हर काम से, जो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसे बच्चों की आवश्यकता, हमें ऐसे बच्चों की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो भैया केवल पढ़कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा हो। अपना नहीं, पढ़ाई का एक ही मतलब है कि अपने जो समाज है, अपनी जो सोसाइटी है उसको बूस्ट करना। तो अगर समाज बढ़ेगा तो आसपास का जो हमारा वातावरण वो अच्छा होगा, आसपास का वातावरण अच्छा होगा तो हमारा राज्य अच्छा होगा, राज्य अगर हमारा अच्छा है तो हमारा देश अच्छा होगा। इससे बढ़िया हमको क्या ही चाहिए? देश अच्छा होगा, मान लो देश की जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, तो आज मेरी सैलरी मान लो 10,000 है तो वही गवर्नमेंट मेरे को 50,000 देगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आ रहा है ना। वो हालांकि वो अलग बात है कि वो भ्रष्ट लोग हैं, अपने ताले भर रहे हैं, वो बात अलग है। चलो एक क्वेश्चन मैं तुमको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का, उसके बाद में तुम करने की कोशिश करना, नहीं है तो एक एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे कर लूंगा, ठीक है? देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 5.2। इसमें देखो भैया पहले लिखा हुआ है 5, इधर देख तनु दीदी, ये बक्सा बना हुआ है, इधर एक और बक्सा बना हुआ है, और इधर लिखा हुआ भैया 9/1/2, सॉरी 9/1/2। तो ये मिक्स बक्सर नंबर 9 and 1/2। इसमें कहा जा रहा है कि भैया खाली बक्सों को भर दो, खजाना भर दो, इधर खजाना खाली है। अच्छा, जब भी कोई लिस्ट आती है हमारे सामने, लिस्ट ही तो है ये, कॉमा लगने का लिस्ट है, तो लिस्ट में ये हमारे पास में A1 है भाई साहब, क्या है? ये हमारा A2 है, क्या है? ये हमारा A3 है, क्या है? और ये हमारा A4 है, क्या है? यानी कि इस नंबर ऑफ सीरीज में हमें 4 क्रम पता है, मतलब ये फाइनाइट एपी है, क्या है? क्योंकि इसमें पहला भी पता है, दूसरा भी, हालांकि वो मिसिंग है, वो बात अलग है, आगे बढ़ नहीं रहा, रुक गया 9/1/2 पे जाके। अभी तक हम ये जान रहे थे कि सर हमको एन, बी और एन में से कोई 3 चीज पता होती थी ना, तो हम चौथी चीज आराम से निकाल लेते थे। लेकिन सर इसमें तो फर्स्ट टर्म पता है, इसमें देखो क्या क्या पता है गिवन। इसमें सर हमें ए पता है, बिल्कुल पता है क्या? ए बिल्कुल पता है भाई साहब, पहली टर्म 5 है, दिख रही है। सर हमको इसमें ये ए एन भी पता है, 9/1/2 है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9 2 जा 18, 18 और 1 कितना हो गया? 19/2। ये दिख रहा है आराम से। और सर ए एन भी पता है, लेकिन सर हमें ये तो पता है ही नहीं कि एन क्या है, और हमको तो ये भी नहीं पता कि डी क्या है। अच्छा, एन भी हमको पता है, इसमें एन पता है, 1 2 3 4, कितनी टर्म है? एन तो पता है, एन तो गिन सकते हैं ना, एन को तो गिन सकते हैं हम। यानी कि सर हमें ए भी पता है, हमें तो ए एन भी पता है, हमें तो एन भी पता चल गया, और हमको तो डी नहीं पता साहब कि डी क्या है। तो डी निकालने का प्रोसीजर फिर वही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे साहब, कौन सा फॉर्मूला? ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, कर दो भैया पुट। ए एन की वैल्यू यानी कि लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमें कितनी दे रखी है बेटा? 19/2। कितनी दे रखी है? अरे लास्ट टर्म पता है ना, गिन लो भैया, 1 2 3 4 पे आके रुक गए। इसके बाद में ए की वैल्यू पता है साहब हमको, 5 है। एन की वैल्यू भी हमने गिन ली, एन की वैल्यू कितनी आई थी? 4 - 1। डी की वैल्यू पता नहीं है सर, क्या है? डी की वैल्यू पता, चलो भैया डी की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी लास्ट क्वेश्चन में भी, डी की वैल्यू कर लेंगे भैया। देखो ये 19/2 है, ये प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा? तो क्या मैं इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल लगाओ, क्या ही दिक्कत है? ये हमारा 3D हो गया, क्या हो गया? 4 - 1 कितना होता है? अच्छा, इन दोनों का रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना आता है, 8th क्लास में सीख के आए। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 19 आ गया, ये कितना आ गया भैया? 10 कितना आ गया? और ये हमारा हो गया 3D। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9/2 कितना आ गया? और ये आ गया हमारे पास 3D। तो यहाँ से हमारे पास जो डी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी?
ये तो हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 2 है। ये इधर क्या है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, तो बताओ 3 बन जा और 3 3 जा, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। कितनी आ गई, ये हमारे पास में डी की वैल्यू। क्या इस क्वेश्चन का टारगेट डी का आंसर, डी की वैल्यू निकालना है क्या? बिल्कुल नहीं। इस क्वेश्चन में तो पूछा गया है कि ये दोनों बॉक्स भर दो आप, A2 और A3 भर दो, लेकिन किसी भी एपी को हम देखो, किसी भी एपी का रॉ मटेरियल क्या है, एपी बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए और एक वो फिक्स नंबर चाहिए। अरे बताया था ना मैंने, अरे किसी भी एपी को बनाने के लिए सीमेंट बजरी क्या लगेगी, सीमेंट का काम फर्स्ट टर्म करेगी और बजरी का काम ये करेगा डी। तो सर हमारे पास ए तो था, डी नहीं था, इसलिए हमें जरूरत पड़ी डी निकालने की, और डी निकालने की प्रोसेस हम सीख चुके हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या सीख के आए कि सर कोई 3 चीज पता होगी, चौथी चीज आराम से निकाल लो। अब हमें A2 पूछा, क्या पूछा गया, तो बताओ, मैंने तुमको बताया था ना, जिस रैंक के बारे में पूछा जा रहा है डी उससे कम होता है, होता नहीं होता। तो ए की वैल्यू कितनी थी 5 और डी की वैल्यू कितनी है 3/2। 3/2 को 1.5 बोलते हैं। तो बताओ 5 और 1.5, 5 और ये कितना हो गया, 1.5 कितना हो गया 6.5 हो गया, यानी कि 6 1/2 हो गया। कितना हो गया, अब इस वाली टर्म में फिर डी ऐड कर देंगे, या तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो A3 के लिए, a प्लस में 2d, या फिर इसी टर्म में फिर से डी ऐड कर दो, क्योंकि एपी तो डी लगातार ऐड करते करते बनेगी ना। तो बताओ 6.5 और 1.5 कितना हो गया भाई, 6.5 में आधा मिलाओगे 7, 7 और 1 कितना हो गया 8। अब बताओ 8 में 1.5 जोड़ेंगे, 8 में 1.5 जोड़ेंगे तो 9.5 आता है क्या, आ रहा है ना, देखो तो क्रॉस चेक भी हो गया और हमारे जो आंसर थे वो भी हमें मिले। बताओ कोई समस्या है क्या? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ए डी ए एन जो भी निकालना वो निकाल लेंगे, और इस तरीके से हम एपी क्रिएट, ईपी जनरेशन के लिए तो 2 चीजें हमारे पास होनी चाहिए भैया। एपी जनरेशन के लिए कितनी चीजें होनी चाहिए, 2, एक तो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और एक वो फिक्स नंबर जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर ये 2 माल मसाले आपके पास में, तो आप एपी धड़ल्ले से जनरेट कर सकते हो। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो ये एपी जनरेशन का क्वेश्चन था, इसमें एपी की मिसिंग टर्म्स को जनरेट करना था, लेकिन एपी जनरेशन के लिए आपको डी चाहिए और डी इस पूरे कॉन्सेप्ट में मिसिंग है, ए तो है। अच्छा, उस डी तक पहुंचने के लिए हमारे पास ये माल मसाला तैयार है, इसको हमने यूज किया, डी तक पहुंच गया आराम से, और डी तक पहुंचने के बाद में हम एपी को क्रिएट कर लेंगे। आगे तो इस क्वेश्चन को पहले अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो भैया, मैंने तो इधर उधर फैला दिया इसको, तुम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो कौन सी चीज कहाँ आएगी। पहले 10th क्लास में आने में इतनी समझ तो होनी चाहिए। देखो पहले ये नोट करना, फिर ये वाला नोट करना, फिर ये नोट कर देना, लास्ट में ये 2 चीजें लिख देना। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। हंसते मुस्कुराते हुए जाइए, और कल आएंगे फिर मिलेंगे और इसको प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है।